गुड मॉर्निंग स्टूडेंट और डियर फ्रेंड्स। आज हम कक्षा 10 एनसीईआरटी सिलेबस में जो पार्ट है ज्योग्राफी पार्ट, उस ज्योग्राफी पार्ट के अध्याय 1 का अध्ययन करेंगे, जो है संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास अध्याय के पार्ट 1 का आज हम अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में आज हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे या निम्न बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आज इस क्लास में हम जानेंगे संसाधन किसे कहते हैं या संसाधन का अर्थ क्या होता है। इसी वीडियो में संसाधन निर्माण कैसे होता है, संसाधन प्राकृतिक उपहार है या मानवीय क्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, तो यह सब हम संसाधन निर्माण के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तीसरा बिंदु है इस वीडियो का, वह है संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, यह हम इस वीडियो में जानेंगे। अगला बिंदु इस वीडियो में अध्ययन करने वाला है तो वह है संसाधनों के प्रमुख प्रकार। कौन कौन से प्रकार है जिनमें संसाधनों का वर्गीकरण किया जाता है। इस क्लास का अगला बिंदु रहेगा उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण और समाप्यता के आधार पर वर्गीकरण। तो चलते हैं, जारी करते हैं अपनी आज की क्लास। सबसे पहले हम जानते हैं संसाधन का अर्थ। संसाधन किसे कहते हैं? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वह प्रत्येक वस्तु जो हमारी अथवा मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है या उपयोग की जा सकती है, और जिसको बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी या तकनीक उपलब्ध हो, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, वह सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। इसका तात्पर्य ये है कि जितनी भी प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं हैं, वह जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग हो सकती है। ध्यान रखना, यहाँ पर संसाधन केवल उन्हीं वस्तुओं को कह सकते हैं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करती है। और प्रकृति प्रदत्त कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें संसाधन के रूप में प्रयुक्त करने के लिए उन्हें मॉडिफाई करना होता है, उनको रूपांतरित करना होता है। मॉडिफाई करने के बाद या रूपांतरित करने के बाद ही वह संसाधन कहलाते हैं। तो उन पदार्थों को रूपांतरित करने के लिए हमारे पास तकनीक उपलब्ध होनी चाहिए। दूसरा, उस तकनीक के आधार पर हम उस संसाधन को रूपांतरित कर सके, उसके लिए हमारे पास उतने आर्थिक संसाधन भी उपलब्ध होने चाहिए। इसी के साथ वह पदार्थ जो संसाधन बनाया जा रहा है वह सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। ध्यान रखना, यहाँ पर सांस्कृतिक रूप से, ऐसे किसी पदार्थ को जो सामाजिक तौर पर मान्यता ना रखे या सामाजिक या सांस्कृतिक विनाश का कारण बने, उसे हम संसाधन नहीं कह सकते हैं। तो इसी बात को हम साधारण शब्दों में इस तरह व्यक्त कर सकते हैं कि प्रकृति पदार्थ वह सभी पदार्थ जो मानव प्रकृति प्रदत्त एवं मानव निर्मित, यहाँ पर कुछ पदार्थ प्रकृति द्वारा प्रदान किए हो सकते हैं, कुछ पदार्थ प्रकृति ने प्रदान किए हैं, उन्हें रूपांतरित मानव करता है। तो प्रकृति प्रदत्त एवं मानव निर्मित उन सभी वस्तुओं को संसाधन कह सकते हैं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करता है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण अथवा उन्हें महत्वपूर्ण संसाधन बनाने की प्रक्रिया निम्न तथ्यों के आधार पर कार्य करती है, या निम्न तथ्यों या निम्न प्रक्रियाओं के आधार पर, प्रक्रियाओं के माध्यम से हम प्रकृति पदार्थों को हम संसाधन में बदल सकते हैं। तो संसाधन निर्माण किस प्रकार से होता है? संसाधन निर्माण के लिए 3 प्रक्रियाएं हमेशा आपस में एक साथ कार्य करती है। कई बार इनमें से 2 प्रक्रियाएं आपस में संयोग या कार्य करती है, तो कई बार तीनों प्रक्रियाएं एक साथ कार्य करती है।
और संसाधन का निर्माण करती है। सबसे पहला तत्व है भौतिक पर्यावरण या प्रकृति। भौतिक पर्यावरण या प्रकृति हमें वो सारे पदार्थ उपलब्ध करवाने में सक्षम होती है, या भौतिक पर्यावरण हमें वो सारे पदार्थ उपलब्ध करवाता है जो मानव की आवश्यकताओं में उपयोग हो सकते हैं। अब दूसरी चीज़ आती है प्रौद्योगिकी या तकनीक। प्रकृति ने तो हमें बहुत सारे ऐसे पदार्थ उपलब्ध करवा दिए हैं जिन्हें हम सीधा उपयोग नहीं कर सकते, या जो सीधी मानव की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो प्रकृति प्रदत्त इन पदार्थों को परिवर्तित या रूपांतरित करने के लिए हमें आवश्यक तकनीक की, आवश्यक प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होगी। तो प्राकृतिक पदार्थों के साथ प्रौद्योगिकी कार्य करती है और प्रौद्योगिकी कार्य करके मानव के उपयोग योग्य सामग्री का निर्माण करती है। तो प्रौद्योगिकी और प्रकृति प्रदत्त पदार्थों का उपयोग या इन्हें रूपांतरित करने का कार्य कुछ संस्थाएं करती है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, छोटे मोटे लघु उद्योग है। तो ये सारी की सारी संस्थाएं जो मानव के उपयोग योग्य वस्तुओं का निर्माण करती है। तो इन तीनों क्रियाओं के माध्यम से ही संसाधनों का निर्माण किया जाता है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को अत्यंत तीव्र गति प्रदान करते हैं, और यह सब कार्य करने के लिए मानव कुछ संस्थाओं का निर्माण करते हैं। जैसे मानव को बरसात से बचने के लिए घर की आवश्यकता थी, तो घर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रकृति ने मानव को पेड़ पौधों के रूप में लकड़ी प्रदान की, लेकिन लकड़ी के माध्यम से सीधे ही, प्रकृति प्रदत्त पेड़ पौधों के माध्यम से सीधे ही मानव अपने सुख सुविधाएं और बरसात, धूप, गर्मी, सर्दी, बरसात से नहीं बच सकता था। तो मानव ने तकनीक का सहारा लेकर पेड़ पौधों को काटा, उनकी चिराई की, उनसे इमारती लकड़ी का निर्माण किया और इमारती लकड़ी का निर्माण करके लकड़ी के मकान बनाए। उसी तरह से ईंट पत्थर है, उनको प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके पक्के मकानों का निर्माण करवाया। तो इन सब चीज़ों को निर्मित करने के लिए कुछ व्यवसायी या कुछ संस्थाएं भी निर्मित हुई। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए कुछ संस्थाओं का निर्माण करते हैं। अब सवाल ये उठता है, आप सभी लोग ये मानते हैं कि संसाधन केवल और केवल प्राकृतिक उपहार है? हाँ, ये कहना गलत नहीं है कि संसाधन है वह प्राकृतिक उपहार है, किंतु केवल प्राकृतिक उपहार है ये कहना भी गलत है। तो संसाधन जो है वह प्राकृतिक तत्वों के साथ साथ मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। प्रकृति ने जो भी पदार्थ दिए हैं उनको मानव उपयोगी बनाने के लिए मानव कुछ क्रिया करते हैं। तो संसाधन प्राकृतिक और मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। इसीलिए मानव स्वयं संसाधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वह पर्यावरण में पाए जाने वाले सभी पदार्थों को संसाधनों के रूप में परिवर्तित करता है तथा उन सभी पदार्थों को उपयोग करता है। अब अगर मानव उन पदार्थों का उपयोग ही ना करे तो वह पदार्थ मानव की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगा। मानव की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगा तो वह संसाधन नहीं कहला पाएगा। इसलिए इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में मानव सबसे महत्वपूर्ण है। मानव सारी प्रक्रियाएं करता है, इसके साथ साथ मानव बहुत सारे संसाधनों का निर्माण भी करता है। इसीलिए मानव स्वयं भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। आगे देखते हैं संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण जो है वह प्रमुख रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, या संसाधन जो है दो भागों में बांटे जा सकते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों को फिर दो भागों में विभाजित किया जाता है, नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरणीय योग्य संसाधन। नवीकरणीय संसाधन
नवीकरण योग्य संसाधनों में दो प्रकार के संसाधन कार्य करते हैं या दो प्रकार के संसाधन शामिल होते हैं। पहला है अजैव संसाधन और दूसरा है जैव संसाधन। अजैव संसाधन में सतत अथवा प्रवाह यानी जो स्थिर है अथवा प्रवाहित है वह संसाधन शामिल होते हैं, लेकिन उनमें जीवन का अंश नहीं होता, वह जीवित प्राणी की तरह व्यवहार नहीं करते हैं, जैसे जल, पवन और सौर। नवीकरण योग्य संसाधनों में दूसरा है जैव संसाधन। जैव संसाधन को फिर दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है प्राकृतिक वनस्पति, जैसे वन, पेड़ पौधे, घास फूस, ये सारे के सारे प्राकृतिक वनस्पति और जैव संसाधनों के अंतर्गत शामिल होते हैं। जैव संसाधनों में दूसरा वर्गीकरण है वन्य जीव। वन्य जीवों में जितने भी जीव है, पशु पक्षी है, वो सारे के सारे शामिल होते हैं। अब अनवीकरण योग्य संसाधनों में को भी आगे चलकर हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है पुनश्चक्रीय संसाधन, जैसे धातु। इन सभी संसाधनों का, पुनश्चक्रीय संसाधनों का वापस से हम पुनश्चक्रण कर सकते हैं, रिसाइकलिंग कर सकते हैं। और दूसरा है अचक्रीय, जिनका हम पुनः उत्पादन नहीं कर सकते या जिनको हम रिसाइकल नहीं कर सकते, जैसे जीवाश्म ईंधन। इनका एक बार उपयोग करने के बाद ये समाप्त हो जाते हैं। आगे देखते हैं मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधनों को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला तो मानवीय संसाधनों में मानव कुछ संरचनाएं अथवा संस्थाओं का निर्माण करता है। दूसरा है मानव संसाधनों की मात्रा और गुणवत्ता को तय करता है। उनकी मात्रा और गुणवत्ता को बढ़ाने का कार्य मानव ही करता है। तो इस आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण हुआ। आगे देखते हैं संसाधनों के प्रमुख प्रकार। संसाधनों के प्रमुख प्रकारों में का वर्गीकरण हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण, सबसे पहले हम उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांट सकते हैं कि संसाधनों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है या संसाधनों में जीवन है या नहीं है। तो संसाधनों में उत्पत्ति के आधार पर पहला है उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधनों में हम बांट सकते हैं। दूसरा है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन। तीसरा वर्गीकरण है या तीसरा प्रकार है वह है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर कुछ संसाधन व्यक्तिगत हो सकते हैं, यानी उनका मालिकाना हक किसी व्यक्ति विशेष के पास हो सकता है। कुछ संसाधन सामुदायिक हो सकते हैं जिस पर समस्त समुदाय का अधिकार होता है। कुछ संसाधन राष्ट्रीय हो और कुछ संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो सकते हैं। अगला वर्गीकरण या अगला प्रकार है विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों को तीन भागों में विभाजित किया जाता है, संभावी संसाधन, विकसित भंडार और संचित कोष। संसाधनों के प्रकारों का डिटेल्ड अध्ययन, संसाधनों का विस्तार पूर्वक अध्ययन। तो सबसे पहले हम संसाधनों के उत्पत्ति के आधार पर जो वर्गीकरण है वह देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा जाता है, जैव संसाधन में इन संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होता है, जैसे समस्त मनुष्य जाति, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन इत्यादि। अब यहाँ पर सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जीव मंडल क्या है, क्योंकि जैव संसाधन जीव मंडल में पाए जाते हैं। हमारे पृथ्वी पर प्रमुख रूप से तीन मंडल है, वायुमंडल, जल मंडल एवं स्थल मंडल। वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल, इन तीनों के संयोग से जिस चौथे मंडल का निर्माण होता है वही जीव मंडल कहलाता है। अर्थात
इन तीनों मंडलों का जहाँ पर आपस में संयोग होता है, उस संयोग के कारण जीवन की उत्पत्ति होती है। तो जहाँ पर भी जीवन की उत्पत्ति पाई जाती है या जीवन की उत्पत्ति होती है, उसे हम जीव मंडल के नाम से जानते हैं। तो जैव संसाधन जीव मंडल में पाए जाते हैं और जीव मंडल में पाए जाने वाले इन जैव संसाधनों में मनुष्य शामिल होते हैं, समस्त वनस्पति शामिल होती है, जितने भी पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणी हैं, जीव है, जैसे मछली, मत्स्य जीवन, पशुधन, पक्षी, सभी को जैव संसाधनों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसी में दूसरा वर्गीकरण है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन के अंतर्गत वह सभी के सभी वस्तुएं शामिल होती है जो जीव मंडल में तो पाई जाती है, जिनकी उत्पत्ति जीव मंडल में तो होती है, किंतु इन संसाधनों में जीवन व्याप्त नहीं होता है। जीवन व्याप्त नहीं होता है, यह एक जीवित प्राणी की तरह व्यवहार नहीं करते हैं। तो इन सभी संसाधनों को हम अजैव संसाधन कह सकते हैं। अजैव संसाधन वह सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त चट्टानें और धातु है, पर्वत है, पठार है, नदी है, ये सारे के सारे जीव अजैव संसाधन के अंतर्गत शामिल होते हैं। दूसरा वर्गीकरण है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर हम संसाधनों को दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है नवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण योग्य संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिन्हें हम दोबारा से जिनका निर्माण कर सकते हैं। एक बार उनका उपयोग होने के बाद उन्हें उनकी रचना, उनका निर्माण हम फिर से कर सकते हैं। उन सभी संसाधनों को हम नवीकरण योग्य संसाधन कह सकते हैं। वे सभी संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन सभी संसाधनों को नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूरित योग्य संसाधन कहा जाता है। इन नवीकरणीय संसाधनों को हम किसी भी भौतिक क्रिया के माध्यम से, फिजिकल एक्टिविटीज़ के माध्यम से पुनः निर्मित कर सकते हैं या उनका रिसाइकलिंग कर सकते हैं, तो वह नवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। इन्हीं संसाधनों को हम किसी रासायनिक प्रक्रिया अथवा किसी यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा इनका हम पुनः निर्माण कर सकते हैं या फिर इन्हें नवीकृत कर सकते हैं, तो ये नवीकरण संसाधन कहलाते हैं। इन नवीकरणीय संसाधनों को पुनः पूर्ति योग्य संसाधन भी कहा जा सकता है या कहा जाता है। पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहने के पीछे कारण है कि इन संसाधनों को हम रिसाइकल कर सकते हैं या पुनः उत्पन्न कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन व वन्य जीवन। सौर ऊर्जा असमाप्य है, कभी समाप्त नहीं हो सकती। इसको हम सौर ऊर्जा को अलग अलग फॉर्म में डाइवर्ट करके उपयोग कर सकते हैं। पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा को समाप्त नहीं किया जा सकता। पवन ऊर्जा को अलग अलग रूप में हम पवन चक्की के माध्यम से विद्युत बनाना या पवन चक्की के माध्यम से पानी की सिंचाई के उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार यह असमाप्य और नवीकरण योग्य संसाधन है जो कभी समाप्त नहीं हो सकते। जल, हमारी पृथ्वी पर लगभग 3/4 भाग पर जल है, तो इस समुद्री जल को हम ज्वारीय ऊर्जा के माध्यम से या अन्य माध्यम से उपयोग कर सकते हैं। यह भी असमाप्य है, केवल इसका रूप परिवर्तित होता रहता है। इसी प्रकार वन व वन्य जीवन नवीकरण योग्य संसाधनों के अंतर्गत शामिल होते हैं। इन संसाधनों को हम सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित कर सकते हैं। सतत संसाधन वह है जो किसी स्थान विशेष पर स्थिर हो और प्रवाहित संसाधनों के अंतर्गत जल, पवन
आदि संसाधनों को हम मान सकते हैं। समाप्यता के आधार पर दूसरा वर्गीकरण है, दूसरा प्रकार है, वह है अनवीकरण योग्य संसाधन। अनवीकरण योग्य संसाधनों में उन सभी संसाधनों को शामिल किया जा सकता है जिनको एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा उनका पुनः निर्माण नहीं किया जा सकता, या ये ऐसे संसाधन केवल एक ही बार उपयोग किए जा सकते हैं। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। ये नवीकरण योग्य संसाधन हमारी पृथ्वी पर लाखों करोड़ों वर्षों में की जो भौतिक गतिविधियां होती है, उन भौतिक गतिविधियों के पश्चात निर्मित होते हैं। जैसे खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। हम सभी जानते हैं जीवाश्म ईंधन जो है पृथ्वी पर लाखों वर्षों पहले जो पृथ्वी में भौगोलिक या भूगर्भिक हलचल हुई थी, उस भूगर्भिक हलचल के कारण जीव जंतु, वनस्पति, पेड़ पौधे पृथ्वी के गर्भ में दब गए थे और पृथ्वी की अत्यंत गर्मी के कारण वह जीवाश्म ईंधन में बदल गए हैं। तो ये सारी प्रक्रिया होने में लाखों करोड़ों वर्ष लग गए हैं। तो इस प्रकार के संसाधनों को हम एक बार उपयोग करते हैं तो उसके बाद यह समाप्त हो जाते हैं, इन्हें हम दोबारा नवीकृत नहीं कर सकते हैं। इन संसाधनों को बनने में लाखों वर्षों का समय लग जाता है। इन्हें हम चाहे तो कम से कम समय में नहीं बना सकते। इन्हें दोबारा प्राप्त करने के लिए हमें लाखों वर्षों का इंतज़ार ही करना पड़ेगा। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातु है, उन धातु संसाधनों को हम पुनश्चक्रीय संसाधनों के अंतर्गत शामिल करते हैं। पुनश्चक्रीय संसाधन के अंतर्गत हम जो धातु है उन धातुओं को दोबारा नवीकृत कर सकते हैं। और कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जैसे जीवाश्म ईंधन, इन्हें हम अचक्रीय संसाधन के नाम से भी जानते हैं। इन्हें हम अचक्रीय संसाधन इसलिए कहते हैं कि जीवाश्म जो ईंधन है जैसे पेट्रोलियम, गैस, डीजल, पेट्रोलियम में समस्त पेट्रोल, डीजल, केरोसिन सारे के सारी वस्तुएं शामिल हो जाती है। उसके अलावा जीवाश्म ईंधन में कोयला, गैस इत्यादि को शामिल किया जाता है। तो इन सभी जीवाश्म ईंधन को हम एक बार उपयोग करते हैं, तो उपयोग करने के बाद ये जो संसाधन है वह समाप्त हो जाते हैं, इन्हें हम दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते हैं। तो इस आधार पर हम संसाधनों का वर्गीकरण का अध्ययन कर चुके हैं। सीधी भाषा में या साधारण भाषा में हम कह सकते हैं संसाधन उन सभी पदार्थों को हम संसाधन कह सकते हैं जिनका उपयोग मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने में किया जाता है। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय, आज की क्लास संसाधन एवं विकास का भाग 1 समाप्त होता है। तो बच्चों, हम अगले अध्याय में, अगली क्लास में हम इसी अध्याय का भाग अर्थात संसाधन एवं विकास का भाग 2 का अध्ययन करेंगे और उसके कुछ बिंदु है जैसे संसाधनों के प्रमुख प्रकार है, उन प्रमुख प्रकारों का आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।